नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज टाइम। मैं हूं आपके साथ सुहानी सिंह। बिहार में चुनाव हो गया और ये भी पता चल गया कि आखिर बिहार में किसकी सरकार आने वाली है। लेकिन अभी भी 5 सवाल ऐसे हैं जो हर एक जनता के दिमाग में घूम रहा है कि नीतीश कुमार बिहार के सीएम बने रहेंगे। दूसरा सवाल, प्रशांत किशोर 5 साल और मेहनत करेंगे या बिहार छोड़ देंगे। कि उन्होंने कहा था कि अगर जेडीयू को 5 से अधिक सीटें, 25 से अधिक सीटें मिल गई तो हम राजनीतिक छोड़ देंगे। तो कई ऐसे बहस इस पे चर्चा हो रही है। क्या तेज प्रताप यादव की परिवार और पार्टी में वापसी होगी? राहुल गांधी के वोट चोरी के मुद्दे का क्या होगा? 5वां सवाल, बिहार चुनाव के नतीजों का पूरे देश पर क्या असर होने वाला है? तो आइए इन 5 मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करते हैं। नीतीश कुमार बिहार के सीएम बने रहेंगे या बीजेपी अपना सीएम बनाएगी? बिहार चुनाव नतीजों के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठेगा, नीतीश कुमार या बीजेपी का अपना कोई चेहरा? अब मजे की बात यह है कि चुनाव प्रचार के दौरान खुद अमित शाह के 3 अलग अलग बयान आए जो इस राजनीति में अनिश्चितता पर पड़ते जोड़ते गए। जून 2025 में शाह ने कहा था कि चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। फिर 16 अक्टूबर को वही शाह बोले कि सीएम कौन होगा मैं तय नहीं करता, चुनाव बाद विधायक दल करेगा। और आखिर में 1 नवंबर को उन्हें साफ कर दिया कि नीतीश ही मुख्यमंत्री हैं और चुनाव बाद भी वही रहेंगे। लेकिन कथनी और राजनीति में असल कहानी तब बदलती दिखी जब नतीजे आए और बीजेपी 90 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई है। जेडीयू को अलग रख दे, तब भी बीजेपी और उसके सहयोगी बहुमत से बस 4 सीट पीछे हैं और यही से तस्वीरें धुंधली होती हुई दिखाई दे रही है। और सवाल गहराता है कि क्या बीजेपी समीकरण बदलकर अपना मुख्यमंत्री ला सकती है? बिहार यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर प्रमोद कुमार का कहना है कि बीजेपी जोड़ तोड़ में माहिर है और हालात ऐसे हैं कि चाहे तो वो कांग्रेस और अन्य दलों से सेंध लगाकर भी सरकार बना सकते हैं। प्रियदर्शनी रंजन भी यही मानते हैं कि बीजेपी चाहे तो 8 से 10 विधायक जोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बीजेपी ऐसा करेगी या गठबंधन धर्म निभाएगी, ये रणनीति पर निर्भर करता है। फिलहाल संकेत यही है कि केंद्र में जेडीयू की जरूरत और बड़े नेताओं के बयान के कारण नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री दिख रहे हैं। अगर वो खुद स्वास्थ्य और हलवाला के पीछे ना जाए तो अब बता दें कि सवाल यही है कि खत्म नहीं हुआ, लेकिन जवाब लगभग साफ है कि कुर्सी अभी भी नीतीश की ओर झुकी हुई है। दूसरा क्वेश्चन यही है कि प्रशांत किशोर 5 साल लड़ेंगे या बिहार छोड़ देंगे? 6 मुख्यमंत्री बनाने वाले प्रशांत किशोर जब बतौर खिलाड़ी मैदान में उतरे तो नतीजे उनके लिए बिल्कुल उल्टे निकले। जनसुराज पार्टी जिसने 1 करोड़ सदस्यों का दावा किया वो 10 लाख वोट भी नहीं जुटा पाई। 238 में से 233 सीटों पर जमानत जब्त हो गया। ये आंकड़े साफ बताते हैं कि जमीन पर पकड़ उम्मीदों जैसी नहीं होती है। पीके ने खुद चुनाव से पहले चुनौती दी थी कि अगर जनसुराज 130 सीटें ना जीतती तो हार मानेंगे और अगर जेडीयू 25 से ज्यादा सीटें जीत गई तो राजनीतिक छोड़ देंगे। लेकिन नतीजों के बाद उनकी पार्टी ने साफ किया कि पीके ना तो बिहार छोड़ रहे हैं और ना ही राजनीति से हट रहे हैं। वही राजनीतिक विश्लेषक अमिताभ तिवारी मानते हैं कि पीके भविष्य में तीसरे विकल्प के रूप में उभर सकते हैं, लेकिन ऐसी पकड़ बनाना आसान नहीं है क्योंकि ना उनके पास दिल्ली के आप जैसा जन आंदोलन है और ना मजबूत वोट बैंक है। पीके पिछले दिन सालों में 6000 किलोमीटर की पदयात्रा से लेकर 98 करोड़ के फंड तक झोंक चुके हैं, फिर भी रिजल्ट शून्य रहा। आगे का मौका सिर्फ 5 साल बाद मिलेगा और इतनी लंबी रेस में लगातार उतनी ही ऊर्जा बनाए रखना बड़ी चुनौती होगी। तो ये साफ है कि पीके मैदान नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन उनके आगे का सफर अब और भी मुश्किल और लंबा दिख रहा है। तीसरा क्वेश्चन, क्या तेज प्रताप यादव की परिवार और आरजेडी में वापसी होगी? ये एक बड़ा सवाल उत्तर प्रदेश आपको बता दें कि कहीं ना कहीं राजनीति में खड़ा हो रहा है। तेज प्रताप यादव की राजनीति हमेशा नाटकीय रही और इस बार भी वही हुआ। अब बता दें कि 24 मई 2025 को उनके फेसबुक अकाउंट एक तस्वीर पोस्ट हुई जिसमें वो अनुष्का यादव के साथ दिखे और लिखा था कि वो दोनों 12 साल से एक दूसरे को प्यार करते हैं। पोस्ट कुछ देर में डिलीट हुआ, लेकिन इतनी देर काफी थी कि पूरा मामला जंगल में आग की तरफ फैल जाए। इसके बाद लालू ने उन्हें परिवार और पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। तेज प्रताप अपनी नई पार्टी जेजेडी बनाई, ब्लैकबोर्ड चुनाव चिन्ह मिला और उन्हें 43 उम्मीदवार उतारे, लेकिन नतीजा शून्य रहा।
खुद महुआ में तीसरे नंबर पर रहे। वरिष्ठ पत्रकार मणिकांत ठाकुर का मानना है कि तेज प्रताप का राजनीतिक व्यवहार स्थिर नहीं है और इसीलिए तुरंत वापसी की कोई संभावना भी नहीं है, लेकिन रिश्तों की बर्फ पूरी तरह जमी नहीं है। चुनाव के दौरान बहनें रोहिणी और मीसा ने सार्वजनिक रूप से शुभकामनाएं दी। राबड़ी देवी ने कहा कि दोनों बेटे जनता की सेवा कर रहे हैं और एक वीडियो में सामने आया कि जिसमें तेजस्वी और तेज प्रताप एयरपोर्ट पर मिलते दिखे, यानी परिवार का दरवाजा बंद नहीं है, बस आधा खुला हुआ है। वक्त और व्यवहार पर निर्भर करता है कि आखिर क्या होगा, लेकिन ये साफ दिखाई दे रहा है कि अभी वापसी नहीं है, पर भविष्य में सीमित भूमिका के साथ लौटना पूरी तरह से असंभव भी नहीं है। चौथा सवाल यह है कि राहुल गांधी की वोट चोरी मुद्दे का अब क्या होगा, क्योंकि उन्हें जिस तरह से शुरुआती दौर में वोट चोरी का मुद्दा और जनता को जागरूक करने के लिए आगे बढ़े थे, राहुल गांधी ने बिहार से चुनाव से पहले वोट चोरी का अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया था। कर्नाटक और हरियाणा में 25 लाख वोट चोरी होने का आरोप भी लगाया था। 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस, बिहार में वोट लिस्ट संशोधन का चुनाव चोरी का साजिश कहना और चुनावी रैलियों में वोट चोरी गद्दी छोड़ो जैसे नारे लगाए, लेकिन नतीजे आते ही ये मुद्दा फीका पड़ गया। एनडीए 48% वोट के साथ आगे रहा, महागठबंधन 37% पर सिमट गया और कांग्रेस अपने पिछले चुनाव से भी नीचे 7.9% पर ही आ गई। विश्लेषक मणिकांत ठाकुर कहते हैं कि राहुल ने सोचा था कि इससे जमीन मजबूत होगी, लेकिन बेरोजगारी और रिश्वतखोरी जैसे असली मुद्दों को नजरअंदाज कर दिया। योगेंद्र यादव का मानना है कि भले ही वोट चोरी निर्णायक मुद्दा नहीं बना, लेकिन ये नागरिक अधिकारों का सवाल रहा। विपक्ष अब भी आरोप लगा रहा है कि, लेकिन सच यही है कि जब तक विपक्ष कोई ठोस और साबित करने में योग्य गड़बड़ी नहीं दिखाता, तब तक मुद्दा चुनावी हथियार नहीं बन पाएगा। लास्ट यही है कि वोट चोरी का मुद्दा चर्चा में रहा, लेकिन चुनावी जमीन का असर शून्य ही रहा। पांचवा और आखिर मुद्दा यह है कि बिहार चुनाव के नतीजों का देश भर में क्या असर पड़ेगा, क्योंकि कहा जाता है कि अगर केंद्र का रास्ता पाना है तो बिहार और उत्तर प्रदेश से ही वो गलियां गुजर के जाती है। तो जिस तरह से बीजेपी जो बिहार पे फतह लहरा रही है, और वही आपको बता दें 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव पर भी नजर होगा, तो आइए जानते हैं उससे। इन नतीजों से सिर्फ बिहार की नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति की दिशा में भी कई बदलाव दिखा है। पहला बड़ा असर महिलाओं का कैश ट्रांसफर स्कीम का है। नीतीश सरकार ने 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को 10,000 रुपए दिया और ये मॉडल अब अन्य राज्यों के भी कॉपी होगा, क्योंकि ये सीधे वोट में बदलने वाला फॉर्मूला बन सकता है। दूसरा असर ब्रांड मोदी पर दिखा। मोदी ने इस बार अपने नाम पर वोट कम, जंगल राज और कुशासन पर जोर दिया। बीजेपी अब मोदी के चयनात्मक इस्तेमाल कर रही है, राज्यों की जरूरत के हिसाब से। और तीसरा असर यह है कि बीजेपी की स्थिति मजबूत भले ही हो, लेकिन वह अभी भी सहयोगी पर निर्भर है, क्योंकि जेडीयू की स्ट्राइक रेट 80% से ऊपर रही। चौथा असर राहुल गांधी के अभियान पर है। उनका वोट चोरी कैंपेन पूरी तरह से फ्लॉप माना जा रहा है और अब कांग्रेस के अंदर सवाल और तेज उठेंगे कि लोकल मुद्दे को क्यों नजरअंदाज किया गया। और पांचवा असर वोटिंग पर पड़ा। स्पेशल इंसेंटिव रिविजन यानी SIR की वजह से इस बार 66.91% की रिकॉर्ड वोटिंग हुई, क्योंकि डुप्लीकेट वोट हटने से लिस्ट साफ हुई और ये मॉडल अब देश भर में वोटिंग परसेंट बढ़ाने का मानक बन सकता है। यानी आपको बता दें कि इस बार वोट प्रतिशत और वोट चोरी अभियान ज्यादा जादू नहीं चला पाया। बिहार ने सिर्फ सरकार नहीं चुनी, बल्कि पूरे देश की चुनावी रणनीति को एक नया टेम्पलेट दे दिया है। अब ये देखना होगा कि जो सवाल बिहार की जनता और पूरे देश भर में घूम रहा है, क्या वो साफ हो पाएगा, क्योंकि 18 तारीख को जिस तरह से कहा जा रहा है कि शपथ ग्रहण होगा, अब देखना होगा कि बीजेपी अपनी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री साफ तौर पर उनका ये कहना है कि मुख्यमंत्री उनका अपना होगा या फिर से नीतीश ही लौट के आएंगे। वो तो अब आने वाला वक्त बताएगा। तब तक हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा और देखते रहे आगाज टाइम।